वेलकम टू माय चैनल साडा अकाउंट्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म 1। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है फर्म का विघटन या समापन, यानी कि हमारा जो फर्म है, व्यापार है, उसका खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। ठीक है। क्लास 12th में हमने पार्टनरशिप में कुछ चैप्टर्स पढ़े थे। ठीक है, जिनमें कि हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर थे। इन तीनों ही चैप्टर्स में हमारा क्या होता था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता था, जिसे कि हिंदी में हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, तो साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स है। ठीक है, उन्होंने एक साझेदारी व्यापार करने का डिसीजन लिया। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:2 होगा, यानी कि 3/5 एंड 2/5। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद व्यापार में एक नए पार्टनर ने एडमिशन लिया, जो कि था सी के आने के बाद इन तीनों ने ये डिसाइड किया कि अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल का होगा, यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा सी के आने के बाद इनकी जो पुरानी साझेदारी थी वो खत्म हो गई और एक नई साझेदारी का निर्माण हुआ। इसे ही हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, पुरानी साझेदारी का खत्म होना और एक नई साझेदारी का निर्माण होना क्या साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। तो वैसे ही हमारे रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में भी होता है। ठीक है, इन दोनों ही चैप्टर्स में भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है, यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इन तीनों चैप्टर्स में हमने देखा कि एक नई साझेदारी का निर्माण हुआ और केवल पुरानी साझेदारी खत्म हो गई। तो पुरानी साझेदारी के खत्म होने से हमारा फर्म खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज के इस चैप्टर में यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम ये देखेंगे कि हमारा फर्म ही खत्म हो जाएगा, हमारा व्यापार ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, पुरानी साझेदारी के खत्म होने से हमारा फर्म खत्म नहीं हुआ, यानी कि व्यापार खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस चैप्टर में हमारा फर्म खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ही हमारी जो साझेदारी है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे ये समझेंगे कि आखिरकार हमारा जो फर्म है डिसॉल्व क्यों होता है। ठीक है, तो फर्म के डिसॉल्व होने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें कि पहला कारण ये हो सकता है कि जो पार्टनर्स है फर्म में उनके बीच न बनना। ठीक है, उनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहना, वाद विवाद होते रहना। तो इन सभी कंडीशन को देखकर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि अब हम अपने फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, हम अब अपने व्यापार को नहीं चला सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है फर्म के डिसॉल्व होने का। दूसरा ये कि सीमित समय के लिए किसी फर्म का निर्माण होना। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक बिल्डिंग रेडी करेंगे और उस बिल्डिंग के रेडी होने तक ही उनके बीच साझेदारी बने रहेगी, यानी कि उनका फर्म रहेगा, और जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उनका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है फर्म के डिसॉल्व होने का। तीसरा ये गवर्नमेंट के द्वारा लीगल नोटिस मिलने पर भी हमारा जो फर्म है डिसॉल्व हो सकता है। कुछ गैर कानूनी काम करने पे गवर्नमेंट के द्वारा लीगल नोटिस मिलने पे भी हमारा फर्म जो है डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ देखा कि जो हमारा फर्म है वो डिसॉल्व हो चुका है। तो फर्म के डिसॉल्व होने के बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हम उससे देखेंगे।
तो जब हमारा फर्म था यानी कि हमारा व्यापार था तो हमारे पास हमारे फर्म के अंदर एसेट्स होंगे और एसेट्स के साथ साथ हमारे ऊपर कुछ लायबिलिटीज़ भी होंगी। तो फर्म के डिसॉल्व होने के बाद हम उन एसेट्स को बेचेंगे जो हमारे फर्म में थे, ठीक है, और उस लायबिलिटी को पे करेंगे जो हमारे पास थे, यानी कि हमारे सर पर जो बोझ था, उधार था, हम उसे पे करेंगे, ठीक है। फर्म के डिसॉल्व होने के टाइम हमें उसमें मौजूद सारे अकाउंट को बंद करने पड़ते हैं। हमारे पास एक भी अकाउंट में एक भी रुपया का हिसाब बचे हुए नहीं रहने चाहिए। हमें सारे अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है फर्म के डिसॉल्व होने के टाइम, इसलिए हम अपने एसेट्स को बेच देंगे और जितने भी लायबिलिटीज होगी उसे हम पे करेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि हम अपने एसेट्स को कैसे बेचेंगे और अपने लायबिलिटीज को कैसे कैसे पे करेंगे, ठीक है। तो क्लास 11th में हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था जो था C+L = A, ठीक है। यानी कि फर्म में जितनी एसेट्स है उतने ही हमारे पास लायबिलिटीज भी है, ठीक है। तो जबकि हमारा फर्म अब डिसॉल्व हो चुका है तो हम अपने इन एसेट्स को बेचेंगे और इन दोनों लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो ये जो हमारा है ये हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, अब हम पहले इसे समझते हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब होता है हमारे बाहरी उधार, यानी हमारी बाहरी लायबिलिटीज। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से आइटम आते हैं, तो इसमें क्रेडिटर्स आता है, बीपी आता है, बैंक लोन आता है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये हमारा इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटी हमारे व्यापार के अंदर का होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पार्टनर्स का कैपिटल आता है, पार्टनर्स का लोन आता है। तो सबसे पहले जब हम अपने एसेट्स को बेच देंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे तो हम सबसे पहले अपने एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करेंगे और जब इसे पे करने के बाद जो पैसे बचेंगे उस पैसे से ही हम इससे अपना उधार को चुका देंगे। तो अब हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि पहले हम अपने इस लायबिलिटी को चुकाएंगे और उसके बाद बचे हुए पैसों से इसे। तो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम खुद के ऊपर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक व्यापार शुरू किया और उसके लिए हम लोगों ने 2 लोगों से उधार लिया, ठीक है। तो पहले जो लोग थे वो बाहरी लोग थे और दूसरे जो थे वो हमारे घर के लोग थे, ठीक है। तो जब व्यापार करने के कुछ टाइम बाद हमारे पास जब पैसे आए तो हमें अपने उधार को चुकाना होगा। तो सबसे पहले हम अपने बाहरी जो लेनदार है यानी बाहर के लोग हैं उसे चुकाएंगे, यानी कि इसे, ठीक है। इसे हम फुल पेमेंट करेंगे क्योंकि बाहरी लोगों के साथ हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो घर के लोग हैं उन्हें अगर हम कम पैसे भी देंगे तो वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले हम अपने बाहरी लेनदार यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करेंगे और उसके बाद इंटरनल, ठीक है। तो मान लीजिए जब हमारा फर्म डिसॉल्व हुआ तो उस टाइम हमारे पास फर्म में 5 लाख का एसेट्स था, ठीक है, और 4 लाख का एक्सटर्नल लायबिलिटी और 1 लाख का इंटरनल लायबिलिटी था, ठीक है। तो जब हमारा फर्म डिसॉल्व हुआ तो हम जानते हैं कि अब हमें अपने एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट्स के प्राइस लिखे होते हैं वो हिस्टोरिकल प्राइस में लिखे होते हैं, ठीक है। तो फर्म के डिसॉल्व होने के समय ये जरूरी नहीं कि जितना एसेट्स हमारे पास फर्म के डिसॉल्व होने से पहले था उतने ही अमाउंट में फर्म के डिसॉल्व होने के बाद वो बिके। वो या तो कम में भी बिक सकते हैं और या फिर ज़्यादा में भी, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब हमारा फर्म डिसॉल्व हुआ तो हमने इन एसेट्स को सेल किया तो हमारे पास 4.5 लाख रुपए आए, ठीक है।
4.5 लाख रुपए है, तो इन 4.5 लाख रुपयों में हम सबसे पहले 4 लाख रुपया इसे यानी कि अपने एक्सटर्नल लायबिलिटी को दे देंगे, ठीक है, उसे चुका देंगे। उसके बाद अब हमारे पास सिर्फ 50,000 ही बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 1 लाख देना है इन लोगों को, लेकिन हमारे पास चूंकि 1 लाख रुपए नहीं है, सिर्फ 50,000 है, तो हम इन लोगों को सिर्फ 50,000 ही देंगे, ठीक है। तो अब हमने इस अकाउंटिंग इक्वेशन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि एसेट्स को आखिरकार हम सेल कैसे करेंगे। हमारा फर्म तो डिसॉल्व हो चुका है, तो फर्म के डिसॉल्व होने के बाद आखिरकार हम अपने एसेट्स को सेल कैसे करेंगे और कौन कौन से इसके लिए अकाउंट बनाएंगे, अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे कि हिंदी में वसूली खाता कहा जाता है, ठीक है। इसी अकाउंट में हम अपने एसेट्स को सेल करेंगे और उसे सेल करने के बाद पैसे मिलेंगे और उन पैसों से ही हम अपने लायबिलिटीज को चुकाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा बनता है पार्टनर का लोन अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर के लोन अकाउंट बनने में भी कुछ कंडीशन है, ठीक है। पार्टनर का लोन अकाउंट हमारा तभी बनता है जब क्वेश्चन में पार्टनर का लोन हो। अगर क्वेश्चन में पार्टनर का लोन नहीं है तो इसका मतलब कि हम पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हमारा बनता है कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कैश दिया हो तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में बैंक दिया हो तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ये जान लिया कि हमारे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो अब हम एक एक करके इन सारे अकाउंट्स को डिटेल में जानेंगे। आखिरकार हम इसे बनाएंगे कैसे, बैलेंस शीट के कौन से आइटम को किस अकाउंट में ले जाएंगे, तो अब हम इसे समझते हैं। इन सारे अकाउंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। और उस एग्जाम्पल में हमारे पास एक बैलेंस शीट होगा और उस बैलेंस शीट के आइटम्स को हम किस अकाउंट में कैसे कैसे ले जाएंगे वो देखेंगे और अपने सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को एक बार पढ़ लेते हैं कि आखिरकार हमें इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। यानी कि ए और बी दो पार्टनर्स है जो इक्वल के पार्टनर्स है, ठीक है। यानी कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से आइटम्स है उससे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स है, बैंक ओडी है, बीपी है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। और एसेट साइड में कैश है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर, डेटर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल एसेट्स वेयर सोल्ड फॉर ₹2,20,000, यानी कि हमारी जितने भी एसेट्स थे फर्म के डिसॉल्व होने के बाद वो 2,20,000 में बेची गई, ठीक है। और लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ, यानी जितनी भी हमारे पास लाइबिलिटीज थी उसका भुगतान कर दिया गया, ठीक है। तो हमें इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं अब हम वो देख लेते हैं। तो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक अकाउंट मिसिंग है जो कि लोन अकाउंट, चूंकि हमारे बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन नहीं था इसीलिए हम यहाँ पे पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे,
ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे अकाउंट को बनाएंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार उसे प्रिपेयर करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम सारे अकाउंट के परफॉर्मा को खींच लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे सारे अकाउंट के परफॉर्मा। देखिए ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर का लोन नहीं था क्वेश्चन में, इसलिए उससे नहीं हम बनाएंगे। फिर हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है और क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया था, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ बोला गया था ए और बी जो है इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी का आखिर का रेशियो है कितना। तो 1:1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट था उसके अंदर के आइटम्स को सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उससे देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपने बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैश, जो कि 50,000 का है। तो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट में हम उन्हीं एसेट्स को ले जाते हैं जिनके बिकने की कोई संभावना हो, जिनके चांसेस होते हैं कि वो बिकेंगे, ठीक है। उन्हीं एसेट्स को हम ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश दिया हुआ था। तो कैश तो ऑलरेडी पहले से ही कैश है, इसे बिकने के बाद भी हमें कुछ पैसे मिलेंगे। क्यों, यहाँ पे तो कैश तो दिया ही हुआ है, तो कैश को क्या बेचना, ठीक है। तो इसीलिए हम इस कैश अकाउंट को रियलाइजेशन में नहीं ले जाएंगे, हम इसे कैश अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इससे पहले एंट्री कर लेते हैं। देखिए हमारा ये कैश एसेट साइड है, तो एसेट्स डेबिट होता है। तो जो आइटम डेबिट होगा उसका बीडी बैलेंस भी हमारा डेबिट साइड पे ही होगा, ठीक है। चूंकि हमें यहाँ पे अपने कैश अकाउंट को ओपन रखना है, क्लोज नहीं करना है, ठीक है। तो हम पहले इसे यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो हमारा यहाँ बीडी बैलेंस डेबिट होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी। हमारे क्वेश्चन में कैश कितने के थे, 50,000 का, तो हम यहाँ 50,000 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने सेकेंड आइटम को देखेंगे। तो बैलेंस शीट में हमारा सेकेंड दिया हुआ है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बिक सकती है और उससे हमें पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये बिल्डिंग को हम रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड पे ले जाएंगे उसे समझने के लिए हम एक जनरल एंट्री करेंगे, यानी कि जनरल एंट्री के थ्रू इसे समझेंगे। तो हमारा यहाँ पे बिल्डिंग एसेट साइड है, यानी कि एसेट जो हमारा डेबिट होता है, यानी कि बिल्डिंग हमारे डेबिट है। तो हम जानते हैं कि किसी भी डेबिट आइटम को बंद करना हो, उसे हटाना हो, तो उस डेबिट आइटम को हम क्रेडिट करते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा यहाँ बिल्डिंग डेबिट है, तो अब हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये बिल्डिंग आखिरकार कहाँ पे जाएगा, तो ये तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है और ये बिल्डिंग हमें रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर ही बेचनी है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग हमारी थी कितने की, 1,50,000 की। तो हम यहाँ अमाउंट लिख लेते हैं 1,50,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन का डेबिट साइड।
ठीक है। तो डेबिट के घर जब हम लेजर बनाते हैं तो डेबिट के घर में क्रेडिट लिखते हैं, तो हमारे यहाँ क्रेडिट क्या है, टू बिल्डिंग अकाउंट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने की हमारी बिल्डिंग थी, 1,50,000 की। तो हम यहाँ उस अमाउंट को लिख देते हैं। हम ना तो 1 रुपया ज़्यादा लिखेंगे और ना ही 1 रुपया कम। अगर ज़्यादा भी होगा तो हमारा अकाउंट ओपन रह जाएगा और कम भी होगा तो ओपन रह जाएगा, इसीलिए हम पूरे अमाउंट को लिखेंगे। ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट आइटम को देखते हैं कि आखिरकार हमारे बैलेंस शीट में है क्या। तो देखिए, अब हमारे पास प्लांट है तो ये भी एसेट्स है, तो इसे भी हमें बेचनी है, तो ये डेबिट आइटम है तो इसे भी हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा जनरल एंट्री हो जाएगा टू प्लांट अकाउंट। ठीक है। और हमारा प्लांट है कितने का, 40,000 का, तो यहाँ हो जाएगा 40,000। ठीक है। और ये प्लांट हमारे किस घर में जाके बंद हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना, 40,000। ठीक है। तो अब हम उसी तरह चलते हैं, देखते हैं। हमारे रियलाइजेशन डेबिट है तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन का डेबिट। तो यहाँ क्रेडिट में क्या है, टू प्लांट अकाउंट। तो हमारे यहाँ हो जाएगा टू प्लांट अकाउंट। हमारा प्लांट था कितने का, 40,000 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 40,000। मैंने आपको यहाँ पे इसे जर्नल एंट्री के थ्रू इसीलिए समझाया क्योंकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आखिरकार हम बैलेंस शीट के एसेट साइड के आइटम को रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्यों ले जाते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि बैलेंस शीट के इस साइड के आइटम को हम रियलाइजेशन के इस साइड पे ले जाएंगे और लायबिलिटी साइड के इस आइटम को रियलाइजेशन अकाउंट के इस साइड पे। तो आखिरकार हम इन दोनों आइटम्स को इधर और इधर क्यों करते हैं, इसे समझने के लिए हमने जनरल एंट्री की थी। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट आइटम को देखते हैं बैलेंस शीट में। तो हमारा क्या है, फर्नीचर है। तो फर्नीचर भी हमारी बिक जाएगी। तो हम भी सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री को कर लेते हैं। तो हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है। और ये फर्नीचर हमारे किस घर में जाके बंद हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्नीचर हमारे थे कितने का, 10,000 का, तो हम यहाँ 10,000 लिख देंगे। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट के घर में क्रेडिट, तो क्रेडिट हमारा क्या है, टू फर्नीचर अकाउंट। तो हम यहाँ लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट। और ये है कितने, 10,000 का, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू फर्नीचर अकाउंट, कितने का, 10,000। ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट आइटम को देखते हैं। तो अब हमारे पास डेटर है, तो उसी तरह हमारे जनरल एंट्री हो जाएगा। डेटर भी हमारा एसेट्स ही होता है, तो एसेट्स डेबिट साइड पे अब हमें इसे बंद करना है, तो अब हम इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो टू डेटर अकाउंट हो गया। और ये किस घर में बंद है, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो हमारा डेटर था 60,000 का। ठीक है। तो हम यहाँ 60,000 लिख देंगे। ठीक है। हमारे यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे चलते हैं। तो डेबिट के घर में क्रेडिट, तो हमारे यहाँ आ जाएगा टू डेटर। ठीक है कितने का, 60,000 का, तो हम यहाँ 60,000 लिख देंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट आइटम को देखते हैं। तो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट बच गया है, तो इन्वेस्टमेंट भी हमें बेचनी है, वो भी बिक जाएगा। तो
तो हम इससे जर्नल एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और ये किस घर में जाके बंद होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारा इन्वेस्टमेंट था कितने का, 40,000 का, तो ये हमारा हो जाएगा 40,000, ठीक है। जितने पैसे का इन्वेस्टमेंट था उतने ही अमाउंट में हम इसे क्लोज भी कर देंगे। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट के घर में चलते हैं। तो ये रहा हमारे रियलाइजेशन का डेबिट, तो डेबिट के घर में क्रेडिट, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ठीक, तो हमारा था कितने का इन्वेस्टमेंट, 40,000 का, तो हम यहाँ 40,000 एंट्री कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ देखा कि हमारा जो एसेट साइड के जो आइटम्स थे हमने इसके सारे एंट्रीज कर लिए। तो अब हम अपने लाइबिलिटी साइड पे चलेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी में आखिरकार है क्या हमारा, पहले क्रेडिटर्स है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स यानी कि ये क्रेडिट साइड पे है। तो किसी भी क्रेडिट आइटम को जब हमें क्लोज करना हो, उसे हटाना हो, बंद करना हो, तो उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि हमारा क्रेडिट आइटम है तो अब हम इसे डेबिट कर देंगे, हमें इसे बंद करना है, ठीक है। तो ये इसका जनरल एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये क्रेडिटर्स डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये क्रेडिट आइटम था, अब हम इसे बंद कर देंगे, यानी कि जब हम इसे चुका देंगे तो आखिरकार ये तो बंद हो ही जाएगा, तो इसलिए अब हम इसे डेबिट कर देंगे। और ये किस घर में जाके बंद हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसलिए हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हमारा था कितने का, देखिए 80,000 का, तो अब हम यहाँ लिख देंगे 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रियलाइजेशन है वो क्रेडिट है, तो अब हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे चलेंगे। तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड। तो इसके डेबिट में हमारा क्या था, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, तो हमारा हो जाएगा बाई क्रेडिटर्स, ठीक है। वो है कितने का, 80,000 का, तो हम यहाँ पे अमाउंट को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट आइटम को देखते हैं। तो अब क्या है हमारे पास, बैंक ओडी, ठीक है, जिसे भी हमें बंद करना होगा, ठीक है। तो इसके भी हम पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा, ये भी हमारा क्रेडिट आइटम है, ठीक है। तो अब हम इसे बंद कर देंगे, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा, बैंक ओडी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाके बंद हो जाएगा, ठीक है। ये था कितने का, 20,000 का, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे 20,000, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्री को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन क्रेडिट ही है, तो हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में चलेंगे। और इसके डेबिट में क्या है, बैंक ओडी, तो हम यहाँ लिख लेंगे बाई बैंक ओडी, कितने का था, 20,000 का, तो अब हम लिख लेंगे 20,000, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट आइटम को देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, बीपी है, ठीक है। बीपी को भी हमें चुकाना ही होगा, तो ये भी हमारा क्रेडिट आइटम है, तो अब हम इसे डेबिट कर देंगे क्योंकि हमें इसे अब क्लोज करना है। तो बीपी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये किस घर में बंद हो रहा है, रियलाइजेशन में, तो यहाँ हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारा बीपी है 50,000 का, ठीक है। तो हम यहाँ 50,000 लिख लेते हैं। तो ये हमारा रियलाइजेशन यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे चलते हैं। और यहाँ डेबिट है बीपी, तो हम लिख लेंगे बाई बीपी 50,000, ठीक है। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट आइटम को देखते हैं। तो हमारे यहाँ बैलेंस शीट में क्या बच गया, पार्टनर्स का कैपिटल, यानी कि ए और बी का कैपिटल, ठीक है। तो ए और बी के कैपिटल को हम क्लोज नहीं करेंगे, ठीक
ठीक है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये पढ़ा कि सबसे पहले हम अपने एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करेंगे, लेकिन ये जो पार्टनर का कैपिटल है ये तो हमारा इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे इसीलिए हम इस अकाउंट को ओपन रखेंगे। किस अकाउंट में? पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल है वो क्रेडिट आइटम है, तो जो इसका बैलेंस बीडी होगा वो भी क्रेडिट साइड पे होगा। ठीक है, तो अब हम इसे एंट्री कर लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये चूंकि हमारा क्रेडिट आइटम है तो इसका बीडी बैलेंस भी क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितने कितने के है? ए का कैपिटल है 1 लाख और बी का कैपिटल भी है 1 लाख। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि बैलेंस शीट के अंदर के जितने भी आइटम थे सभी को हमने कर लिया। ठीक है, वो कौन कौन से आइटम किस किस अकाउंट में जाएगा हमने सब कर लिया। तो अब हम बैलेंस शीट के नीचे की जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिखा था टोटल एसेट्स वेयर सोल्ड फॉर रुपीज 2,20,000। ठीक है, यानी जितनी भी हमारे पास एसेट्स थी वो 2,20,000 में बेच दी गई। ठीक है, तो जब हम एसेट्स बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। ठीक है, तो पैसे आएंगे यानी कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट में कैश आ रहा है तो डेबिट होता है। तो हम यहाँ एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और 2 में हमारा हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि जो हमारे एसेट्स थे यानी ये जो जितने एसेट्स थे हमारे पास ये तो हमारे रियलाइजेशन में अकाउंट में जाके बंद हो चुके हैं अब। ठीक है, हम यहाँ पे टू एसेट्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जितने भी एसेट्स थे वो कहाँ पे बंद हो चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे टू एसेट्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जरूरी नहीं कि हमारे पास जितने एसेट्स फर्म के डिसॉल्व होने के पहले थे उतने ही अमाउंट में वो फर्म के डिसॉल्व होने के बाद भी बिके। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे कितने में बिक रहे हैं? 2,20,000 में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2,20,000। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे कि ये कौन कौन से अकाउंट में किधर किधर जाएगा। तो ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं रियलाइजेशन का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टू रियलाइजेशन यानी रियलाइजेशन क्रेडिट है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे चलेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसके ये क्रेडिट है हमारा पे, तो ये क्रेडिट साइड पे जाएंगे। और इसके डेबिट में क्या है? कैश अकाउंट। तो ठीक है, हम इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे बाई कैश अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है? 2,20,000। तो हम भी यहाँ पे लिख लेंगे 2,20,000। हमें ये पैसे एसेट्स को सेल करने पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे हम इसलिए लिख देंगे क्योंकि आगे चल के हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि आखिरकार ये पैसा हमारे पास आया कैसे था। ठीक है, तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, ताकि हमें देख के समझ आ जाए कि एसेट्स के बिकने पे हमें इतने पैसे मिले थे। तो अब हम ये देखेंगे कि रियलाइजेशन में हमारा एंट्री हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार डेबिट आइटम क्या है। तो हमारे यहाँ डेबिट में कैश है, तो हमें कैश अकाउंट में भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो कैश अकाउंट में चलते हैं। तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, हमारे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट था। ठीक है, तो डेबिट के घर में क्रेडिट, तो क्रेडिट में हमारा क्या है? टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो हम इसे यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा टू
रियलाइजेशन अकाउंट कितने का है? 2,20,000 का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो आगे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जितनी भी लाइबिलिटीज थे उसे हमने चुका दिया, लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ। तो अब हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास लाइबिलिटी थी कितनी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितना है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओडी है एंड पीपी है। ठीक है, ये तीनों हमारे पास लाइबिलिटी है। ठीक, तो हम इन लाइबिलिटीज को अलग अलग जनरल एंट्री करके भी पे कर सकते हैं या फिर एक साथ भी। तो सबसे पहले हम एक बार अलग से जनरल एंट्री करके देखेंगे और उसके बाद तीनों को एक साथ पे। तो सबसे पहले अगर हम क्रेडिटर्स को पे करते तो हमारा जनरल एंट्री क्या होगा? तो हमारे पास क्या है, पैसे चले जाएंगे जब हम लाइबिलिटीज का भुगतान करेंगे। तो जब कैश जाएगा तो हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना? 80,000। हमारे क्रेडिटर से 80,000 का। ठीक है, और ये क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में जाके बंद है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 80,000। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे अपने बीपी बैंक ओडी का भी भुगतान करेंगे, लाइबिलिटी का मतलब। ठीक है, तो हम इन तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी। तो अब हम एक साथ करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने तीनों लाइबिलिटीज को ऐड कर लेंगे। तो हमारा लाइबिलिटी है कितना कितना, एक है 80,000। ठीक है, फिर बैंक ओडी है हमारा 20,000 और बीपी है कितना, 50,000। ठीक है, तो तीनों को हमने टोटल किया तो हमारा कितना हुआ, 1.5 लाख। ठीक है, तो अब हम इस पूरे 1.5 लाख को पे करेंगे। तो हमारे पास से क्या है कि कैश जाएगा, तो हमारे जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। कितना पैसा जा रहा है, 1.5 लाख, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे 1.5 लाख। और ये तीनों हमारा किस अकाउंट में जाके बंद है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना, 1.5 लाख। तो अब हम इसे एंट्री कर लेते हैं जिस जिस अकाउंट में ये जाएगा। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारे यहाँ डेबिट है, तो उसके डेबिट साइड में चलते हैं। ठीक है, तो हमारे क्रेडिट में क्या है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितने का था हमारा लाइबिलिटी टोटल, 1.5 लाख का था। ठीक है, हमने यहाँ पे लाइबिलिटी पे लिखा है, पेड लिखा है। ठीक है, तो लाइबिलिटी पेड कंफ्यूजन आगे चल के ना हो कि आखिरकार इस पैसे को हमने किस लिए दिया था, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाइबिलिटी पेड। ठीक है, 1.5 लाख हो गया। तब रियलाइजेशन का एंट्री हमने कर लिया। तब हम देखेंगे कि इसके क्रेडिट में क्या है। तो यहाँ पे क्या है, टू कैश अकाउंट। तो कैश के हमें अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट में चलेंगे, क्रेडिट के घर में डेबिट। तो डेबिट में हमारा क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, सॉरी हमने यहाँ पे पहले लिख लिया है, तो हमारा इसे लिखने का जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या यहाँ क्रेडिट था कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए और हमारा डेबिट क्या लिखा होता है, रियलाइजेशन। ठीक है, तो रियलाइजेशन के हम लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। कितना अमाउंट टोटल था, 1.5 लाख, इसलिए हमारा अमाउंट हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट को कर लिया। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ठीक है, तो उससे हम निकालेंगे अब। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो अब उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड को देखेंगे, जो साइड बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार कौन साइड बड़ा है। ठीक है, तो हमारा ये साइड बड़ा है। ठीक है, तो इसे हम पहले टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो इसे टोटल करने पे हमारा अमाउंट आएगा 4,50,000। ठीक है,
तो अब हम इसे इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक, और इन सबों से हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आएगा 80,000, ठीक है। तो इस लॉस को हम किसे देंगे? पार्टनर्स को, ठीक है। तो हमारा पार्टनर्स कौन है? ए और बी है, ठीक है, जो इक्वल के पार्टनर है, ठीक है। तो हम इसे इक्वल इक्वल लॉस दे देंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ए का कैपिटल एंड बी का कैपिटल, ठीक है। इक्वल पार्टनर इसलिए हमें उससे ये बराबर बराबर देंगे, यानी 80 का इसे 40,000 और इसे 40,000, ठीक है। तो जब हम पार्टनर को लॉस देंगे तो उसका पार्टनर का कैपिटल जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। तो जब पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 में क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे रियलाइजेशन का लॉस है तो यहाँ हो जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आखिर था कितना कितना? इसका था 40,000 और इसका भी था 40,000, ठीक है, यानी टोटल 80,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रियलाइजेशन के अकाउंट में एंट्री कर दिया। तो अब हम चलेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे जितने भी एसेट्स थे उन सभी को हमने सेल किया और जितने भी लायबिलिटीज थे उन सभी को हमने पे कर दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जहां पर हम उसे लॉस देंगे, ठीक है। तो जब हमने लॉस दिया पार्टनर को तो उसका कैपिटल घट गया, यानी कि डेबिट। तो पार्टनर के अकाउंट के डेबिट में चलते हैं, तो ये रहा हमारा डेबिट। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट में क्या है? 2 रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितना है? 40,000 और 40,000। तो ए में भी 40,000 और बी में भी 40,000, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। तो अब हम ये देखेंगे कि इन लोगों का आखिरकार पूंजी बच रहा है या इन्होंने अपनी पूंजी यानी अपने कैपिटल से अधिक ड्राइंग कर लिया। अगर ड्राइंग कर लिया होगा इन्होंने तो ये अपने हिसाब के जितने भी पैसे निकलेंगे वो फर्म को लाके देंगे। अगर इनका हिसाब ज्यादा होगा तो इन्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिरकार हुआ क्या इनका। तो हम देखेंगे कि हमारा आखिरकार डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये साइड हमारा बड़ा है, ठीक है, दोनों का, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि अगर ए का इस साइड बड़ा है तो ये बी का भी वही हो, इसलिए हमें दोनों तरफ देख लेना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों साइड ही यही साइड बड़ा है, तो ये भी है 1 लाख, ठीक है, और ये भी यहाँ पे हम सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख है, यानी 1 लाख में 40,000 जाएगा तो ये हमारा 60,000 बच जाएगा, ठीक है। और बी का भी उसी तरह हमारा यहाँ पे भी 1 लाख है और यहाँ पे भी हमारा 1 लाख और हम यहाँ पे भी 40,000 है। तो जब हम माइनस करेंगे तो इसका भी 60,000 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस निकल रहा है, यानी कि हमें इसे इतने इतने पैसे देने होंगे, ठीक है। तो जब हम पार्टनर्स को ये पैसे देंगे तो हमारे पास से क्या होगा? पैसा जाएगा, यानी कैश जाएगा। तो इसका जनरलिटी क्या होगा? 2 कैश अकाउंट, ठीक है। और जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं था, ठीक है। अब रियलाइजेशन में हमने अपने एक्सटर्नल एसेट्स को बेच दिया और अपने जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी थे उसे पे कर दिया। तो अब हमारे इंटरनल लाइबिलिटी यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल जो आता है उसमें उसे पे करना है। तो जब हम उसे उसके हिसाब के पैसे को दे देंगे तो हमारा जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है क्लोज हो जाएगा। तो पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो क्रेडिट आइटम होता है, ठीक है। तो
जब भी किसी क्रेडिट आइटम को हमें हटाना हो या बंद करना हो तो उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना कितना 60,000 और 60,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो अब हम इसे एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर का जो कैपिटल है डेबिट है, तो इसे डेबिट के घर में चलते हैं। तो डेबिट के घर में क्रेडिट, तो हमारे यहाँ क्रेडिट का है टू कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब हमारा ये भी अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो अब हम कैश में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पार्टनर्स के अकाउंट में एंट्री कर लिया। तो अब हमारा क्या है, कैश अकाउंट की बारी है। तो कैश अकाउंट में चलते हैं। तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारे यहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में चलते हैं। तो क्रेडिट के घर में डेबिट, तो ये रहा हमारा डेबिट। तो डेबिट में हमारा क्या क्या है, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा बाई ए कैपिटल कितना है हमारा 60,000। ठीक है, और बी का भी कैपिटल, ठीक है, वो भी हमारे कितना है 60,000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इस कैश अकाउंट को जोड़ करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस साइड को जोड़ लेते हैं। तो हमारा ये हो जा रहा है 0 0 0 एंड 0 5 2 7, यानी कि 2,70,000। ठीक है, तो अब हम इस साइड को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस साइड को भी ऐड करेंगे। तो ये भी हमारा क्या आ जा रहा है 2,70,000। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और ये रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट भी बनाना सीखा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें आने वाले हर एक नए टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।